गुड आफ्टरनून बेटा, एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है? स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट दीजिए बस। आवाज आ रही है बेटा? एक बार चेक करिए। लेक्चर देखा था कल वाला किसी ने? हाँ बेटा, आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। आवाज आ रही है? जल्दी जल्दी, फास्ट। दिख रहा हूं मैं आपको? हाँ, यूट्यूब वाला। हाँ, जो जेनेटिक्स का मैंने कहा था पहला बेसिक है, वो सेल साइकिल वालों को भी देखना है। जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लेना। यूट्यूब पे कल एक आया था जेनेटिक्स को लेकर, उसको देख लेना, वो आपके काम का है। जिसने नहीं देखा वो देख लेना बेटा। आवाज धीरे आ रही है, तेज आ रही है, ठीक आ रही है? पहले ये चेक करो। हाँ भाई, पहले ये चेक करो आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। जल्दी बेटा। पहले ये चेक करिए कि आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है? पहले चेक करो क्या आवाज परफेक्ट है, तो मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो स्टार्ट करें। जल्दी बताओ बेटा, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ। फरीना जरीन कह रही है सर वीडियो नहीं दिखता। बेटा सबको दिख रहा है, तेरे को कैसे नहीं दिख रहा? दिक्कत क्या होती है कि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे कोशिश ही नहीं करते हैं कुछ ट्राई करने की, कि यार एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर ले, या कहीं पर और हमें ऑप्शन दिख रहा है। यस, चलें बेटा। चलें चलें, जल्दी बताओ। अच्छा, आज बेटा मैंने इसके डोपा के वाले क्वेश्चन बना लिए हैं, जो कंबाइन कर दिया। 115-16 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है डोपा के। मैं उसमें चाह रहा हूं कि म्यूटेंट क्वेश्चन भी ऐड करके आपको 200 क्वेश्चन का असाइनमेंट आज या कल तक दे दूं। आप बोलोगे तो पहले मैं 120 वाला आज दे दूंगा, बाकी का बचा हुआ मैं कल मिक्स करके दे दूंगा। जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। जल्दी बताइए बेटा, आज ही दे दे या कंबाइन दे दे? आज ले लो, बाकी का हिस्सा जैसे 120 आज कर लेना, कंबाइन करके दे दूंगा तो बाकी के आगे के कल कर लेना। सही है? ऐसे कर लो, है ना, ताकि क्वेश्चन बना लो इसके अब आप। ठीक है, जैसे हमने डोपा प्राइम दिया था ना पिछले चैप्टर का,
उसका बेटा अभी लेवल 2 आना बाकी है पिछले चैप्टर का, जिसमें मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे क्वेश्चन होंगे। इसका डोपा प्राइम लेवल 1 मैं आपको दे देता हूं आज, ठीक है। कुंदन तेरा नाम लेने से क्या हो जाएगा बेटा? चलें स्टार्ट करें। जिसको वॉइस मिसमैच है एक बार फिर से रीज्वाइन करो। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, अभी आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका बॉटनी का। बॉटनी में टोटल 17 चैप्टर है, तो अगर आप ध्यान से मेहनत से पढ़ाओगे तो मैं हर चैप्टर का एक कंबाइन असाइनमेंट दूंगा, जो मैंने आज तक किसी बैच में नहीं किया है। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कम समय में सिलेबस भी कंप्लीट हो और आपको यह भी पता हो कि कौन सा असाइनमेंट बनाना है कौन सा नहीं बनाना। इसके अलावा आपने कुछ ज्यादा चीजें नहीं बनानी है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो इस तरीके से लेके चलेंगे आपको। दूसरी चीज क्या है बच्चे कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कल वाला लेक्चर यूट्यूब का देखने वाला था, उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जीन किसे कहते हैं, और मतलब होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आप बेटा ड्रॉपर में हो तो आपको मतलब मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आपके बैच में काफी सारे बच्चे 11th के भी हैं। मेरे पास एक फोन आया था, शायद कुछ 10-15 बच्चे थे, वो 11th के हैं और उसने ये बैच ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि उनका कोई शायद बड़ा भाई उनमें से किसी एक का वो सिलेक्ट हुआ था 2021 में। तो उसने सजेस्ट किया कि सर से पढ़ो, सारा समझ में आएगा। तो मैं इसलिए बेसिक भी पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है ना, सारा मिक्स करके पढ़ाते हैं। पर ड्रॉपर वालों को तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया से करने की जरूरत है। 11th वालों के लिए है कि जहां भी फंसो एक बार एनसीईआरटी रीड करो। यस यस, चलें स्टार्ट करें। टेस्ट का सिलेबस, सेल और सेल साइकिल दोनों आएंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हम लोग मियोसिस पढ़ रहे हैं बेटा आज। आज का गोल क्या है? हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। आज मियोसिस पढ़ेंगे और पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है। क्या हमें डोपा के क्वेश्चन करने हैं? डोपा 3 आया था कल, कर लेते हैं। रिडक्शनल डिवीजन किसको कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को कहते हैं। मियोसिस का नाम रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम हाफ होते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। इसमें से किसमें क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं? बी, मियोसिस में। क्रोमोसोम नंबर हाफ किसमें हो रहा है? मियोसिस में। बी आ गया। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर कब बराबर होगा? जीवन फेज में। जीवन फेज में बेटा, है ना। डिप्लॉयड सेल, तो डिप्लॉयड सेल इन जीवन फेज। क्योंकि मान लो एक क्रोमोसोम है, इसमें मेरे पास ये सेंट्रोमियर और 2 क्रोमेटिड, ये G2 फेज का है। जीवन फेज में ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड है। तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड का सी आ गया। थर्ड ले लेते हैं। नॉट रोल ऑफ माइटोसिस, रिपेयर, ग्रोथ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्टोर न्यूक्लियस अपॉन डिक्रीज, ये वाला वो इंक्रीज करता है बेटा। रेस्टोर का मतलब इंक्रीज करता है। डी आएगा यहां पे। यहां पे क्या आएगा? डी आएगा। सही चल रहा है? हाँ आ जाओ। फरोक किस में आता है बेटा? मीजोफिल सेल, प्लांट सेल है, इसमें नहीं आएगा। जाइगोट ऑफ ह्यूमन में आ सकता है, एनिमल सेल है। एपिकल मेरिस्टेम ये भी प्लांट सेल है। तो फरो मेरे पास प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। तो आंसर में मुझे एनिमल सेल चाहिए, बी आएगा। कोकोनट वाटर क्या है बेटा? यूनी न्यूक्लिएटेड नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म है। ऐसा एंडोस्पर्म है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, बी आएगा। ठीक है, बी आ रहा है। और करेंगे माइटोसिस एज कंपेयर टू जीवन फेज ऑफ डिप्लॉयड सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर। देखो, इन माइटोसिस एज कंपेयर टू जीवन फेज ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल। अच्छा, माइटोसिस में अगर मैं जीवन से कंपेयर करूं, है ना, और माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल बने थे, किधर ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जीवन में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, माइटोसिस के बाद जो सेल बनेंगे उसमें क्या आएगा? ये क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है इन माइटोसिस एज कंपेयर टू जीवन फेज ऑफ डिप्लॉयड सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल। तो माइटोसिस में जो डॉटर सेल बने उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि एम फेज के बाद वो भी जीवन में आएगा। तो जीवन में 2C आएगा, तो डॉटर सेल में भी 2C आएगा। तो मेरे पास सी आंसर आएगा बेटा, सेम आएगा। आफ्टर मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ए आएगा, 48 का हाफ हो जाएगा। इन G2 फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज
2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम G2 फेज में इतने दे रखे हैं, नंबर ऑफ मियोसिस 2 के बाद कितना होगा, देख मेरी बात सुन ध्यान से। ये मेरे पास मान लो कोई डिप्लॉयड सेल है, इसमें मियोसिस 1 के बाद कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 14 है ना, तो यहां 7 आ जाएंगे, और मियोसिस 2 के बाद कितने आ जाएंगे सर, 7 ही रहेंगे। तो यहां पर कितना आ गया बेटा, 7 आ गया, बी आ गया। यहां पर कितना आ गया, बी आ गया। क्लियर है? हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस बाय ऑल एक्सेप्ट, हैप्लॉइड सेल क्या बनाता है, ध्यान से सुनेंगे, हैप्लॉइड सेल क्या बनाता है, ध्यान से सुने बेटा। G2 फेज में इतना दे रखा है, मियोसिस 2 के बाद हैप्लॉइड होगा ना, हाँ, हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस ऑल एक्सेप्ट माइटोसिस इन हैप्लॉइड, मियोसिस 1 इन डिप्लॉइड सेल। अच्छा, हैप्लॉइड सेल कैसे बनता है, माइटोसिस इन हैप्लॉइड से बन जाएगा, मियोसिस 1 डिप्लॉइड से, माइटोसिस सी नहीं होगा, मतलब सी इससे हैप्लॉइड सेल नहीं बनेगा भाई, ऑल मेथड एक्सेप्ट लिखा होना चाहिए, क्या छोड़ के हैप्लॉइड सेल बन जाएगा, हैप्लॉइड सेल माइटोसिस इन डिप्लॉइड से नहीं बनेगा। यस, हाँ, नॉट पॉसिबल, मियोसिस इन डिप्लॉइड सेल पॉसिबल है, मियोसिस इन एनिमल सेल पॉसिबल है, मियोसिस इन प्लांट सेल पॉसिबल है, माइटोसिस इन हैप्लॉइड एनिमल सेल आएगा बेटा, यहां ठीक करना पड़ेगा, हैप्लॉइड एनिमल सेल तब करेंगे। सदाब आलम बेटा, मैं क्लास खत्म होने के बाद, मेरी बात सुन ध्यान से, लग्जरी नहीं मिल सकती मेरे साथ। क्लास खत्म होने के बाद मैं 20 मिनट एक क्वेश्चन खड़े होकर लिखता हूं, 2 घंटे लगातार पढ़ाने के बाद तेरा मन करेगा लगातार खड़े होकर क्वेश्चन लिखने का। यदि तू लैंग्वेज ठीक लिखने की बात करता है तो बेटा फिर तू नहीं, मैं नहीं दूंगा इसको क्वेश्चन को, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये कोई तरीका थोड़ी तू कुछ भी लिख देता है। लैंग्वेज समझा रहा हूं, और फिर जब मैं कंबाइन करके दे रहा हूं उसमें सही लैंग्वेज दे रहा हूं तुझे, तो वहां से कर ले, अभी मत कर। मियोसिस इन डिप्लॉइड सेल, मियोसिस इन एनिमल सेल नॉट पॉसिबल है ना बेटा, डी आएगा। बेटा मैं, मेरी बात समझ ध्यान से, तुझे आज तक कभी ऐसा फील किया तूने कि क्लास खत्म हो जाती है, 2 घंटे हम खड़े होकर लगातार पढ़ाते हैं, उसके बाद दोबारा मन करता होगा क्वेश्चन लिखने का? तेरे से ईमानदारी से पूछ रहा हूं, सोच। अच्छा, एक दिन लिख सकते हैं, डेली लिख सकते हैं क्या? अकल लगा इस बात को। क्वेश्चन 9 समझ नहीं आया, 3rd समझ नहीं आया, ईमानदारी से सोचियो कि जब तू कोई काम, जैसे मान ले तेरे, तू एग्जाम का पेपर दे के आया, दोबारा पेपर लिखने का मन करेगा 15-20 मिनट? नहीं करता है, किसी का नहीं करता है, मुश्किल काम है बेटा ये। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं तेरे को, क्वेश्चन 9 नहीं समझ में, मेरी बात सुन। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल मेथड एक्सेप्ट, क्या छोड़ के, अगर मैं हैप्लॉइड की माइटोसिस करूंगा तो हैप्लॉइड बन जाएगा, मियोसिस 1 करूंगा डिप्लॉइड की तो हैप्लॉइड बन जाएगा, माइटोसिस इन डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगा, ये कह रहा है। क्लियर है बेटा? और ये मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखता हूं खुद से। मैं इसलिए लिखता हूं, मैं बताता हूं तुझे क्यों लिखता हूं, मैं अपना रीजन बताता हूं। मेरा ये मानना है कि असाइनमेंट डीपीपी या टीचर की बनाई होनी चाहिए। टीचर चाहे कितने भी कुछ भी बोलते हो, बहुत ही शायद रेयर ही कोई होता है जो खुद से बनाता, नहीं बनाते हैं, वो बोलते हैं, वो बनाता कोई नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मान लो किसी और की बनाई हुई डीपीपी तुम सॉल्व कर रहे हो। बेस्ट क्या होता है, जब क्लास खत्म होती है ना, टॉपिक मेरे दिमाग में भी फ्रेश है, तो जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो उसी टॉपिक का होगा, उससे तुम्हारा वो टॉपिक पक्का हो जाएगा। मैं इसलिए सेम टाइम पे लिखता हूं, समझ इस बात को, और उसके सोल्यूशन भी मैं ही बता रहा हूं। तो इनडायरेक्टली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करा रहा हूं, ये समझ ध्यान से, मतलब इनडायरेक्टली मैं हर क्लास में एक डीपीपी दे रहा हूं, उसे सॉल्व कर रहा हूं। इससे क्या होता है, मेरा सिलेबस हल्का सा डिले जरूर होता है, पर उससे फायदा क्या होता है, तुम्हें अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, और जो नए होते हैं, क्योंकि मैं जब खड़ा होकर लिखूंगा, मैं किसी बुक से नहीं लिखता बेटा, मैं खुद से लिखता हूं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या पॉसिबल नहीं है, डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हो सकती है, एनिमल सेल में भी तो मियोसिस हो सकती है, होती तो है ह्यूमन में, प्लांट में भी मियोसिस हो सकती है, माइटोसिस इन हैप्लॉइड एनिमल सेल नहीं हो सकते। एनसीईआरटी ने क्या पढ़ाया है
कि मेरे पास डिप्लॉयड में माइटोसिस होती है। क्लियर है बेटा? एंडोस्पर्म कॉटिलिडन में डिफरेंस नहीं आता, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं आना चाहिए। व्हाट इफ क्रोमोसोम नंबर ऑड इन नंबर, हाउ क्रोमोसोम डिवाइड? बेटा ऑड नंबर वाले की मियोसिस नहीं होती, ऑड नंबर की माइटोसिस हो सकती है, मियोसिस नहीं हो सकती। 10th गलत है, नॉट पॉसिबल। मियोसिस इन डिप्लॉयड सेल पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल मतलब रॉन्ग। 10th ठीक है बेटा, ये डी आएगा आंसर इसका। बच्चे मैंने कर दिया एक्सप्लेन, मैं अब आगे पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं क्या पॉसिबल नहीं है। मियोसिस डिप्लॉयड सेल में ही होती है, यहां पॉसिबल है। प्लांट में मियोसिस होती है, यहां होती है। एनिमल में मियोसिस होती है, यहां होती है। अगर मैं तेरे को कहता हूं माइटोसिस इन हैप्लॉइड एनिमल सेल, याद करो एनसीईआरटी ने लिखा था हैप्लॉइड में माइटोसिस प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, एक्सेप्ट सोशल इंसेक्ट, इसलिए ही है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है सुनो ध्यान से बेटा, गाइडेंस खाने की चीज नहीं है, गाइडेंस समय के साथ चलती है, और हम लोग गाइडेंस के लिए मैं और एमडी सर कर रहे हैं कुछ प्रिपेयर, वो आपके साथ जुड़ेंगे, उसके लिए रेगुलर जुड़ेंगे। दूसरी बात क्या है, गाइडेंस क्या है, सब्जेक्ट वाइज है। फॉर एग्जाम्पल सेल एक ऐसा चैप्टर है जो आसान था, तुमने उसके 200 क्वेश्चन बना लिए, मैं 100 और दे दूंगा, खत्म। सेल साइकिल में जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं पार्ट सेकंड में दूंगा, पार्ट वन में आसान क्वेश्चन जो भी आप आसानी से बना ले जाओ, और वहीं से नीट का पेपर आएगा। मुश्किल क्वेश्चन हम उसके पार्ट सेकंड में देंगे। तो डोपा प्राइम आपको करना है, सारे चैप्टर का करना है, और उसको रिवाइज भी करना है, लास्ट में वही रिवाइज करना है, उसी से पूरा पेपर आएगा नीट का, बस। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, अब आ जाओ। अब मियोसिस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपको किसको याद नहीं है, ये जीवन फेज याद है बच्चे? जीवन फेज याद है? देख बेटा, ये जीवन फेज है, जीवन फेज से G2 फेज में क्या हो गया, ये देख सिस्टर क्रोमेटिड बन गए। और मियोसिस वन में क्या होगा, इन दोनों में से एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा। मियोसिस टू में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और मियोसिस वन में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और मियोसिस टू में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, ये और ये आपस में अलग हो जाएंगे, ये मियोसिस टू में होता है। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मियोसिस। मियोसिस की जरूरी, आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मियोसिस। पूरा फोकस बोर्ड पे रखो, किसी तरह की चैट ना करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। बेटा तत्व भी कर सकता है, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं अगर देखता हूं तू कैमरे के पीछे कैसा बच्चा है जिसको हो सकता है गाइडेंस की कमी हो, तो मेरा काम यह है कि तुझे मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूं अच्छे से, और साथ के साथ मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चंस करा दूं, ताकि तू नीट में सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तत्व बनाएगा तो भी अच्छा है, उसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के होंगे वो छोड़ दियो, बाकी तेरी मर्जी। चलें स्टार्ट करें, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मियोसिस होती ही क्यों है, मियोसिस की जरूरत का है। अगर मैं तेरे से पूछूं कि सबसे पहला सवाल मैं तेरे से पूछूं कि माइटोसिस और मियोसिस में से कौन सी डिवीजन पहले इवॉल्व हुई थी, सर माइटोसिस हुई थी। किसी भी सेल में डिवाइड करके दो सेल बनाने से क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो सवाल ये उठता है मन में कि यार मियोसिस आई ही क्यों, मियोसिस क्यों आई। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, क्योंकि वेरिएशन बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता था ड्यूरिंग एस फेज, कुछ गड़बड़ होती थी। एस फेज क्या होता था, डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ होती थी, उससे वेरिएशन बनती थी। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होती थी, सम टाइम गड़बड़ हो जाती थी, हमेशा नहीं, सम टाइम कुछ प्रॉब्लम होती थी, उससे क्या होता था, डीएनए नॉन आइडेंटिकल हो जाता था। अगर डीएनए नॉन आइडेंटिकल है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरिएशन आएगी कि नहीं बताओ। नॉन आइडेंटिकल होगा तो मेरे पास क्या होगा, दो डॉटर सेल क्या होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं है। दो डॉटर सेल जो है वो बेटा आइडेंटिकल नहीं है, नॉट सेम। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि माइटोसिस और मियोसिस में से पहले कौन सी डिवीजन आई, तो समझदारी ये कहती है कि पहले माइटोसिस आई। माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन थी जहां दो बनने वाली कोशिकाएं, दो बनने वाले सेल एग्जैक्टली सेम थे, एक दूसरे के जैसे थे। सवाल ये उठता है कि नेचर को जब वेरिएशन की आवश्यकता होती है, वेरिएशन का मतलब, क्योंकि वेरिएशन की वजह से ही क्या आता है, सर्वाइवल आता है, बदलती हुई कंडीशन में जिंदा रह पाते हैं।
तो नेचर ने देखा कि जब वेरिएशन कैसे बनती थी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता था वहां गड़बड़ होती थी, पर ये वेरिएशन बहुत कम थी बेटा। दिस वेरिएशन इज वेरी लेस, बहुत कम थी। अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन है। तो नेचर ने सोचा कि दूसरा सोर्स क्या है, क्यों ना हम दो सेल्स को आपस में फ्यूज कर दें। अनदर सोर्स क्या है कि हम दो सेल को लें, उनको फ्यूज कर दें, फ्यूज करके और कंबाइन करके एक सिंगल सेल बना दें। सिंगल सेल मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, अब इसकी वेरिएशन कंबाइन करके मैंने सिंगल सेल बना दिया। पर इस बात में प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें ज्यादा वेरिएशन आ जाएगी। ज्यादा वेरिएशन क्यों आ जाएगी? क्योंकि वेरिएशन ऑफ टू सेल मैंने कंबाइन कर दी है। वेरिएशन ऑफ क्या कंबाइन कर दी है? टू सेल कंबाइन कर दी है। यस और नो? पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बता देता हूं। प्रॉब्लम ये आएगी कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? डबल हो जाएंगे। गेट डबल। यस और नो? और ये जो मैंने सेल फ्यूज किए हैं, ये सेल और ये सेल को मैंने क्या किया है? फ्यूज किया है। ये एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यदि मैं आपसे कहूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कोशिकाएं, दो सेल आपस में फ्यूज करके एक कोशिका बनाती है, एक सेल बनाती है। मेरा पॉइंट ये है कि नेचर में वेरिएशन पहले कैसे आती थी? जब डीएनए रेप्लिकेशन डबल होता था ना, ड्यूरिंग एस फेज, जब डीएनए डबल होता था उस वक्त वेरिएशन आया करती थी। पर वो वेरिएशन इतनी कम थी जो नेचर के लिए काफी नहीं है, क्योंकि नेचर बहुत तेजी से बदल रहा था। तो नेचर ने कहा कि कोई दूसरा तरीका निकाला जाए। तो जो दूसरा तरीका ये था कि क्यों ना दो सेल की वेरिएशन कंबाइन कर दी जाए, उसको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा। पर उसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा था। तो उसका सॉल्यूशन क्या हुआ? उसका सॉल्यूशन यह हुआ कि क्यों ना हमें एक डिवीजन चाहिए, सम टाइप ऑफ डिवीजन चाहिए जो क्या करे, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दे। क्रोमोसोम नंबर को क्या कर दे बेटा? हाफ कर दे। मुझे इस तरह की डिवीजन की आवश्यकता हुई, और उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे ही हम क्या बोलते हैं? मियोसिस कहते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं मियोसिस आई, क्यों मियोसिस? इसलिए आई ताकि वो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर सके, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो नंबर डबल हो रहा है। किसी स्पीशीज में, जैसे ह्यूमन में, सभी ह्यूमन में 46 ही तो है, वो नंबर बढ़े ना क्रोमोसोम का, इसलिए एक ऐसी डिवीजन की आवश्यकता थी जो क्रोमोसोम नंबर घटाती हो। तो कहीं ना कहीं मियोसिस तभी होगी जब कोई ऑर्गेनिज्म के जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, मियोसिस तभी होगी जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम डबल हो रहा है, उसको आधा करने के लिए मियोसिस की आवश्यकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? पहले बताओ। यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ। इसका मतलब मियोसिस एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है जिसका आधार क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन बनाने के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उससे जोड़ के आई, और मियोसिस आई भी माइटोसिस से होगी। मतलब माइटोसिस में कुछ ऐसा बदलाव हुआ होगा, मियोसिस आ गई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सानू सिंह, ऑनलाइन का बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट वॉच लेक्चर। बस बिगेस्ट प्लस ये है कि ऑनलाइन के टीचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उसका तरीका इवॉल्व हो जाता है समझाने को लेके। मैं ऑफलाइन क्लासेस में मियोसिस की इस तरीके से नहीं पढ़ाता था, मैं तेरे को जेन्युइन बता रहा हूँ। तो हम जो पुराने टीचर हो चुके हैं ऑनलाइन के, दे इवॉल्व अ स्पेशल, दे आर इवॉल्व स्पीशीज। वो इवॉल्व कर चुके हैं मैकेनिज्म, ताकि स्टूडेंट को समझ आए। अब इसका अगला स्टेप क्या है कि हमें किसी तरीके से, जो कि बहुत मुश्किल काम है, एक प्रॉपर डाउट इवॉल्व करना।
जो जो अभी तक कोई इवॉल्व नहीं कर पाया। ये एक मुश्किल काम है, इसके लिए समय लगेगा, ये मुश्किल काम है। पर एक दूसरा लेवल ये है कि एक मिनिमम क्वेश्चन जरूर कराने चाहिए बच्चे को, वहां पर इस साल हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यस। बेटा ऑनलाइन की फीस कम इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए फीस कम है। ये जो तुम्हें लगता है ना कि बाकी लोग रेवोल्यूशन ला रहे हैं इसलिए फीस कम है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। टेक्नोलॉजी की वजह से सस्ता पड़ रहा है इसलिए फीस कम है। नहीं तो अगर रेवोल्यूशन के लिए फीस कम करनी होती तो ऑफलाइन में भी कम कर देते। लॉजिक रखो यार, तुम लोग बड़े बच्चे हो यार, अब छोटे बच्चे थोड़े हो। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहां तक ठीक है, पहले बता दो। डबल आवाज इससे आ रही है बेटा, फोन में चैट देख रहा हूं मैं, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल वॉइस साइलेंट नहीं हो रही है। देख बेटा, मैं तेरे को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। हम लोग कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, मैं एमडी सर। दूसरा चीज क्या है कि मान सकता हूं कि कुछ लोग नेगेटिव बोलते होंगे, लेकिन तुम पढ़ाते हुए देखोगे हम लोग कोई चीज गलत नहीं पढ़ाते। ठीक है, बस ईमानदारी से पढ़। और मान ले रैंक आने के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं हम ही से पढ़े हुए हैं, रैंक कितनी भी आ रखे हुए आप देखोगे, है ना। इसलिए पढ़ाई करो प्लीज। ठीक, आ जाओ। क्या यहां तक ठीक है बातें? मुझे ये वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर फ्यूजन ऑफ टू सेल, फ्यूजन ऑफ टू सेल इंक्रीज क्रोमोसोम नंबर, we need a division where chromosome number can be decreased. This keep chromosome number constant for species. Yes or no? So variation, we need fusion of cell. This means meiosis related to sexual reproduction and cause variation. क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? लिखे हुए पहले ही बता दो बस। यस। एक बच्चा कह रहा है कि वेब पे ठीक आवाज आ रही है, दूसरा कह रहा है कि उस पे ठीक आ रही है। पहले आज का लेक्चर कंप्लीट करो फिर बात करेंगे इस पे। ठीक है, मैंने कंप्लेंट डाली है। यस, ठीक है, चलिए चलें बेटा, चलते हैं। चलो मियोसिस स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक है, सबसे पहले बेसिक पॉइंट सुनेंगे। ओनली इन डिप्लॉयड सेल, इस बात में सब लोग एग्री करेंगे कि ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होगा। मियोसिस जो है सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होगा। इधर ध्यान दें थोड़ी देर तक। आ रही है आवाज? देखिए, अकर ओनली इन डिप्लॉयड सेल। दूसरा, मियोसिस किस में होता है? टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। उससे क्या होता है? उससे क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट। यहां तो कोई डाउट है? पहले बता दो। सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होगी और रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें दो बार सेल डिवाइड करता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। एक ये सेल है, ये जीवन फेज का डिप्लॉयड है। एक ये सेल है,
जो G2 फेज का डिप्लॉयड है। फर्क क्या है, इसमें 4C है, इसमें 2C है। मेरा सवाल आपसे क्या है कि मियोसिस के लिए क्या एस फेज करना कंपलसरी है, हाँ या ना? जैसे मान लो मैंने ये सेल साइकिल बना दी, तो सेल साइकिल में मेरे पास ये G1 फेज है, ये एस है, ये G2 है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मियोसिस करने के लिए क्या मेरे पास, ध्यान दो बेटा, मियोसिस करने के लिए मियोसिस 1 और 2 करना है मुझे। ये मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 2 है। तो मियोसिस करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मियोसिस करने के लिए मेरे पास क्या G2 फेज के बाद ही करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एक बार डीएनए डबल होगा एस फेज में, उसके बाद 2 बार सेल डिवाइड होता है। तो यही लिख रहे हैं कि सेल डिवाइड 2 बार होता है, पर डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार होती है, एस फेज में होती है वो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले बताओ। ये वाली बात समझ में आ गई कि हमारे पास अगर हम एक सेल साइकिल ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो मेरे पास ये G1 फेज है, ये एस है, G2 फेज है, ये मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 2 है। तो मेरे पास 2 बार सेल डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम सेल डिवाइड कर रहा है। यस, पर क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार हुई है। यस और नो? यहां तक समझ में आ रही है? तीसरी पॉइंट, मियोसिस जो है अकर ओनली दोज ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। यहां तक कोई डाउट है, पहले बता दो। क्या यहां पर लिखे हुए पॉइंट्स आप में आपको डाउट है तो बताओ, मैं फिर से बताता हूं। क्लियर है? बेटा क्रोमोसोम कांस्टेंट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, समझ ध्यान से। मेरे पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, क्लियर है। इसमें 46 क्रोमोसोम है, इसमें 46 है, करूंगा तो 92 हो जाएंगे ना। मियोसिस क्या करती है, क्रोमोसोम नंबर आधा करके कांस्टेंट रखती है। समझ में क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं ये ग्लास में पानी है, ऊपर से पानी ऐड कर रहा हूं, मैं यहां से पानी निकाल के कांस्टेंट लेवल मेंटेन कर रहा हूं। तो मियोसिस क्या करती है, क्रोमोसोम नंबर घटाती है। घटाने से वो कांस्टेंट क्यों रखती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा होता है, क्योंकि गैमेट फ्यूज कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? और मियोसिस सिर्फ उनमें होगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, चाहे प्लांट हो एनिमल हो। मेरी बात समझ ध्यान से, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सिर्फ उसी में मियोसिस होती है, सिर्फ उसी में मियोसिस होती है। क्यों? क्योंकि वहीं पर फ्यूजन ऑफ सेल हो रही है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वहीं पर होती है, इसीलिए मियोसिस वहां पर होगी जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, बिना उसके नहीं होती, बिना उसके नहीं होती। यहां तक क्लियर है? आइए, यहां तक क्लियर है बेटा, बताओ। यहां तक क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? हाँ भाई, सेल 2 बार डिवाइड कर रहा है ना, एक बार यहां डिवाइड कर रहा है, एक बार यहां डिवाइड कर रहा है, पर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में, सही तो है। 2 टाइम सेल डिवाइड करेगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन होगी एक ही बार, सही तो है। ये स्टेटमेंट गलत कैसे है? सही है ना? लास्ट वाला क्या कह रहे हैं बच्चे, मेरी बात सुन, लास्ट वाला हम ये कह रहे हैं कि मियोसिस उसी ऑर्गेनिज्म में होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें मियोसिस होनी चाहिए। रीजन क्या है? रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 चीजें फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाते हैं, तो क्रोमोसोम की संख्या डबल ना हो जाए इसके लिए उसे हाफ करना जरूरी है। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा।
बोलो जल्दी। सही ना फातिमा बेटा, मैं कल पढ़ा दूं ये टॉपिक, है ना। बी पॉइंट क्लियर नहीं है, तुम लोग बच्चे कैसे पढ़ोगे? मैं बहुत परेशान हूं इस बात से। तुम लोग मतलब बहुत खराब स्थिति में भी हो बहुत सारे बच्चे। मैं कह रहा हूं कि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड में होती है। मुझे एक चीज बता, हैप्लॉइड सेल में जैसे ह्यूमन में डिप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम है? सर 46 है। हैप्लॉइड में कितने हो गए? 23। तो मियोसिस में जब क्रोमोसोम नंबर आधे करने हैं तो हैप्लॉइड में कैसे कर सकता हूं? जिसमें ऑलरेडी आधे हैं उसका तो नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, मियोसिस अकर टू रिड्यूस क्रोमोसोम। मियोसिस क्रोमोसोम संख्या आधी करती है। यस, क्लियर है। वो क्यों करती है? सो दैट ऐसा क्यों करती है? ताकि स्पीशीज में कांस्टेंट रह सके। सो दैट स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर क्या रख सके? कांस्टेंट रह सके, इसलिए कर रहा है वो। समझ में आ रहा है? आधा को क्यों कर रहा है? ताकि बढ़ ना जाए। ये देख, देख मेरी बात सुन, सिंपल सा लॉजिक है। ये देख, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है? सर 46 है, 46 है। मियोसिस करके हमने क्या बना दिए? गैमेट बना दिए। मियोसिस करके क्या बना दिए? गैमेट बना दिए। ये गैमेट बना दिए। इसमें कितने हो गए? 23। इसमें कितने हो गए? 23। अब मैंने जाइगोट बना दिया। जाइगोट में कितने हो गए? 46। अगर मैं मियोसिस नहीं करता, गैमेट 46 का बनाता यहां पर, तो यहां 92 हो जाते जाइगोट में। और स्पीशीज में कितने चाहिए? ह्यूमन में 46 ही चाहिए। तो मियोसिस से आधा जब मैंने किया है वो इसलिए किया है ताकि वो नंबर कांस्टेंट रहे, 46 ही रहे नंबर। इसीलिए मैंने पहले उसको आधा किया, क्योंकि मुझे पता है कि फर्टिलाइजेशन में वो डबल होने वाला है। तो किसी चीज को आधा क्यों किया है? क्योंकि वो डबल होने वाला है। क्लियर है बेटा? सही है। चलो लिख लो, इसे आगे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम में से बहुत सारे वीक हैं, पर कोशिश करो बेटा सीखने की, है ना। हाँ, इस बात की कोई परेशानी नहीं है, पर सीखो चीजों को। करें आगे? चले, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। ये देखो बेटा, हमारे पास क्या है, ध्यान सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। मियोसिस जो है वो माइटोसिस से इवॉल्व हुई है। अगर मियोसिस माइटोसिस से इवॉल्व हुई है, और तो उसका नाम कैसे रखते हैं? हमने क्या किया है, मियोसिस एक सिंगल डिवीजन है, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, दो बार सेल डिवाइड हो रहा है। तो एक का नाम हमने मियोसिस 1 रखा, दूसरे का नाम मियोसिस 2 रखा। तो मियोसिस को पहले हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मियोसिस जो है उसको हम कहते हैं कि दो बार सेल डिवाइड कर रहा है। दो बार सेल डिवाइड कर रहा है, तो मैंने क्या किया है, मियोसिस को एक बार मियोसिस 1 रखा है नाम, दूसरी बार मियोसिस 2 रख दिया नाम। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार मियोसिस 1 रखा है, दूसरी बार मैंने क्या रख दिया नाम? मियोसिस 2 रख दिया यहां पे नाम। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब क्या किया मैंने मियोसिस 1 की जो स्टेज रखी है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास G2 फेज है, G2 फेज के बाद यहां से लेकर यहां तक पूरा मियोसिस है। तो सबसे पहले जब सेल एक बार डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं मियोसिस 1। तो मियोसिस के अंदर दो सेल डिवीजन है, मियोसिस 1 जिसके स्टेजेस का नाम हमने क्या रख दिया? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मियोसिस माइटोसिस से ही आई है, तो मियोसिस 1 का नाम भी हमने क्या रख दिया? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे मियोसिस 2 में हमने क्या रख दिया? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। यस, अब ये देखो, ये मियोसिस 2 है। यस, ये क्या है? मियोसिस 2 है। तो मियोसिस 2 की ये स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 की ये स्टेजेस हैं। मियोसिस 1 और 2 के बीच में हमारे पास जो होता है उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस कहते हैं।
क्लियर है? तो आपको यह समझना है कि जीवन फेज में अमाउंट कितना है, बता बेटा। जीवन फेज में अमाउंट 2C है। एस फेज में क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, यस और नो? हाँ सर। G2 फेज में क्या हो गया अमाउंट, G2 फेज में अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 4C। अमाउंट कितना आ गया, 4C आ गया, यस। अब ये 4C वाला जो सेल है ना, इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 1 की जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इसकी भी प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटा एना टीलो है इसमें। अब सवाल ये उठता है सर नाम तो बिल्कुल वैसे ही है, डिवीजन भी मिलती जुलती आएगी, पर क्या चेंजेस हैं वो हम बताएंगे। पॉइंट क्या है कि मियोसिस माइटोसिस से इवॉल्व हुई है। इसमें सेल क्या कर रहा है, एक बार डीएनए डबल करने के बाद 2 बार डिवाइड कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक स्टेज होती है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस किसके बीच में है, बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है? क्या साइटोकाइनेसिस होगा, हो सकता है? यहां पर आप साइटोकाइनेसिस लिखोगे, यस और नो? यहां पर भी आप साइटोकाइनेसिस लिखोगे, यस। क्लियर है? मैंने क्या पढ़ा है अभी तक? कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ आपको यह समझाया है कि यार मियोसिस माइटोसिस से अलग क्यों है। मियोसिस एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है जो सारी कोशिकाओं, सारे सेल्स में नहीं होती। हमारी बॉडी में भी उस जगह होगी जहां गैमेट्स बनते हैं। मियोसिस का काम होता है क्रोमोसोम संख्या को आधा कर देना। मियोसिस ऐसे सेल बनाती है जिससे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। ये आधा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ जब फ्यूज करे तो क्या हो जाए बेटा, संख्या वापसी डबल हो जाए। किसी चीज को घटा क्यों रहे हैं, ताकि फ्यूज करने पर वो दुगनी ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, गैमेट मियोसिस से 23 क्रोमोसोम का बनेगा, तब वो फ्यूज करके जाइगोट वापसी 46 का बनाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि मियोसिस होती कब है, G2 फेज के बाद ही होती है। मतलब उस सेल में कितने अमाउंट ऑफ डीएनए था, 4C। उसके बाद वो सेल 2 बार डिवाइड करता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्या मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस क्या है बेटा, बिटवीन मियोसिस 2, और इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, ध्यान से सुने बेटा, नॉर्मली आप क्या देखते हैं, अगर आपको याद हो कि अगर मैं ये माइटोसिस में पढ़ता था ऐसे, ये एम फेज होता था, ये G1 S G2 होता था, इसको इंटरफेज कहते थे इन तीनों को। तो एक एम फेज खत्म होके दोबारा एम फेज आने में मेरे पास एक एस फेज आता था ना। इसका मतलब क्या है कि 2 माइटोसिस के बीच में एक डीएनए रेप्लिकेशन होता था। पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस है, यहां डीएनए डबल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी हुआ था यही हुआ था। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है, इसीलिए यहां पर हमने क्या लिखा है बेटा आपके लिए, ये लिखा है, हमने लिखा है कि सेल 2 बार डिवाइड कर रहा है, पर डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुई है, और वो भी किस में हुई है, एस फेज में हुई है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जायन बेटा तू पिटाई खाने वाले काम कर रहा है, कह रहा है तू अपनी स्पीड देख, बैच की स्पीड देख, और उसके बाद तू कह रहा है कि सर अक्टूबर तक करा दो। ठीक है, डन है, चलो आओ। इधर तक क्लियर है, पहले बताओ। देखिए भाई, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और एक एक लाइन समझेंगे, कोई मक्कारी नहीं करेगा, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कोई भी बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है तो उसमें क्या होता है, फ्यूजन होती है। उसमें क्या होता है, फ्यूजन होती है। किसकी फ्यूजन होती है, 2 गैमेट्स की फ्यूजन होती है, ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम।
हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरा एकदम से है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गैमेट्स किससे बनते हैं बेटा? गैमेट बनते हैं किससे? स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से। मेरी बात समझो ध्यान से। गैमेट कैसे बनते हैं? स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से हमारे पास क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो फ्यूजन ऑफ क्या कर दिया बेटा हमने? फ्यूजन ऑफ क्या कर दिया? फ्यूजन देख रहे हो, गैमेट को फ्यूज कर दिया, सही है। और गैमेट में कितने क्रोमोसोम थे सर? हैप्लॉइड क्रोमोसोम थे। अब उससे देख रहे हो गैमेट्स किससे बने हैं? एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल जिसकी मियोसिस हुई है। दिस स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। यही ये कहना चाह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फ्यूजन होती है तो हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ कौन करके देता है? मियोसिस देता है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस एंश्योर करता है, मतलब पक्का करता है कि हैप्लॉइड फेज जरूर बने, मतलब आधा क्रोमोसोम वाला फेज जरूर बने इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और फर्टिलाइजेशन क्या करती है? डिप्लॉइड फेज बनाती है, मतलब वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड लाती है। क्लियर है यहां तक? और बताएं, नो डीएनए रेप्लिकेशन कहां लिखा है? कहां लिखा नो डीएनए रेप्लिकेशन? कहां लिख दिया बेटा मैंने? अब यहां पे आओ, इस पे आओ। क्या बोल रहा है? मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर। दो बार न्यूक्लियस और सेल डिवाइड होता है, जिसको हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। एक सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, कब होता है? एस फेज में। दूसरी बात, मियोसिस 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid in S phase। ध्यान से सुने बेटा, meiosis 1 initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid। देख रहे हो, meiosis 1 कब होगी? जब G2 फेज में 4C अमाउंट बन जाएगा, उसके बाद। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग, इस पे हम बात करेंगे, पेयरिंग हम बात करेंगे इस पे। और कितने हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं? 4 हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं। मियोसिस के बाद कितने सेल बनते हैं? 4। मतलब आपके पास ये सेल है, ये सेल G2 फेज का है, इसमें कितना अमाउंट है? 4C है। मियोसिस 1 होगी तो 2 सेल बनेंगे, फिर मियोसिस 2 होगी तो कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। यस और नो? तो ये मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 2 है। यही चीज कह रहा है कि 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ये चारों सेल कैसे हैं? हैप्लॉइड है। कब? मियोसिस 2 के एंड पे, ये कह रहा है। यहां तक ठीक है? चले आगे। मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। हाँ होता है बेटा, मैं बताऊंगा इसको अभी। यहां साइटोकाइनेसिस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। चलें एक बार मियोसिस पढ़े डिटेल में। अब चलो एक बार मियोसिस पढ़ते हैं। आप में मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं, पर एक बार मियोसिस पढ़ लो, फिर हम बात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी तरफ देखना और बता। सबसे पहले एम फेज की क्या फेज थी? मेरी तरफ देखना और आंसर करना चैट में। एम फेज के कितने फेज थे? सर 2 थे। कौन कौन से 2 थे? याद करो, कौन कौन से 2 थे? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। एम फेज के 2 फेज थे, पहला था कैरियोकाइनेसिस, दूसरा था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम बोलते हैं न्यूक्लियस का डिवाइड करना, साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना। हमने ये देखा था कि कैरियोकाइनेसिस को हमने डिवाइड किया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये आपको लाइन याद है कि फेज वगैरह कुछ नहीं होता, फेज हमने बनाए थे,
जो बदलाव था उसको फेज का नाम दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा कि मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड करता है, तो हमने देखा जब 2 बार डिवाइड करता है और वो मियोसिस है तो एक का नाम मियोसिस 1 रख दिया, दूसरे का मियोसिस 2 रख दिया। ऐसे उसके फेजेस का नाम रख दिया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे ही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब हमने ये देखा कि ये जो मियोसिस हो रही है ना, ये उस सेल में, उस कोशिका में हो रही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती है। मेरा बात समझ में आ रहा है? मियोसिस कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो रही है। तो मियोसिस का जो पर्पस है, आधार है, वो वेरिएशन से जुड़ा हुआ है। तो नेचर ने क्या देखा? नेचर ने देखा कि क्यों ना हम थोड़ी और वेरिएशन बना लें। तो नेचर ने क्या किया, ये जो प्रोफेज 1 है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस बना दिए। मेरी बात सुनना ध्यान से। कई बार बच्चों को लगता है कि सर प्रोफेज 1 के अंदर तो फेज हैं, बाकियों में क्यों नहीं है? जरूरत नहीं है। तो एनसीआर, मेरी बात समझो, नेचर ने देखा कि मियोसिस 1 जो मियोसिस हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है। तो नेचर ने कहा कि क्या और कोई तरीका है वेरिएशन लाने का? तो नेचर ने कहा हाँ, चलो लेकर आते हैं। तो नेचर ने क्या किया, प्रोफेज 1 को आगे छोटे छोटे बदलाव में तोड़ दिया, फिर उसको हमने फेज का नाम दे दिया। तो हम ये देखेंगे कि मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें ज्यादा चेंजेस हैं एज कंपेयर टू माइटोसिस के प्रोफेज। ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। और इसमें भी अपने फेजेस हैं, ना इसमें कोई फेज है ना इसमें कोई और फेज है। प्रोफेज 1 में भी अपने अलग फेज हैं। और मैंने क्या बोला था, फेज वगैरह कुछ नहीं होता, बदलाव को फेज का नाम देते हैं। मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में भी काफी सारे फेज हैं, 5 फेज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो 5 फेज क्यों है? ताकि थोड़ी वेरिएशन ला सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। देख, नॉर्मली क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड करता है ना, दूसरी सेल डिवाइड करता है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होनी चाहिए। पर डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ यहां हुई थी, इसके बाद इसके बीच में जो गैप है वहां कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। मेरी बात समझ में आ गई? आप मियोसिस को कैसे देख रहे हो? मियोसिस एक खास तरह की डिवीजन है, बहुत रेयर होती है। कहां होती है? उन ऑर्गेनिज्म में होगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मियोसिस क्या करती है? क्रोमोसोम नंबर आधा कर देती है। मियोसिस में 2 फेजेस हैं, 1 और 2, मतलब 2 बार सेल डिवाइड करता है। अब हमने ये देखा कि प्रोफेज 1 जो है उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें ज्यादा चेंजेस हैं, तो उसके अंदर भी फेजेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को पढ़ रहे हैं। तो हम पहला पॉइंट ये लिख रहे हैं कि प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज मोर कॉम्प्लेक्स टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर, ज्यादा समय का है। कॉम्प्लेक्स है इसलिए लॉन्गर है। टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, इट इज सब डिवाइडेड इनटू फेजेस। किस आधार पर फेजेस बना रहे हैं? क्रोमोसोम बिहेवियर पर, क्रोमोसोम के बर्ताव पर। क्रोमोसोम बिहेवियर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं इनको? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं फेजेस में। सबसे पहला मेरे पास है लेप्टोटीन। सबसे पहला मेरे पास है लेप्टोटीन। दूसरा मेरे पास है जाइगोटीन। तीसरा मेरे पास है पैक्टिन। फोर्थ मेरे पास है डिप्लोटीन। और फिफ्थ मेरे पास है डायाकाइनेसिस। अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे किसके पार्ट हैं? पार्ट ऑफ प्रोफेज 1 है। किसके पार्ट हैं? प्रोफेज 1 के पार्ट है। क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूं, सुनना ध्यान से बेटा, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि हमने ये देखा, सुनो ध्यान से, हमने ये देखा कि जो प्रोफेज है ना,
उसमें वेरिएशन को लेकर नेचर ने कुछ और भी किया, तो उसके अपने काफी सारे फेज बना दिए, बाकी किसी का कोई फेज नहीं बनाए, सिर्फ प्रोफेज 1 के, क्योंकि कुछ ना कुछ वो वेरिएशन को लेके बात कर रहा है। क्लियर है? सर कोई ट्रिक बनाया है क्या? हाँ ट्रिक है, ले ट्रिक ले, ट्रिक ले, LZPDD, ये ट्रिक हो गई। तेरा नाम क्या है? घर के पास में जो रोड है चौराहा, उसका नाम याद है? जब रेगुलर पढ़ेगा याद रहेगा। ये ट्रिक वाले जो होते हैं ना बेटा, एग्जाम में उनके नंबर नहीं आते, मैं बता रहा हूं, जेन्युइन बता रहा हूं, ये जेन्युइन चीज है। चीजें पढ़ते जब तू ये 10 बार 20 बार रिवाइज करेगा तो तेरे को नाम याद करने के लिए ट्रिक चाहिए, गधा। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल क्यों लिखा है? स्किन सेल में नहीं होगी मियोसिस, हेयर सेल में नहीं होगी, गोनेड्स में होगी। लिखो जल्दी बेटा। ट्रिक्स उन चीजों के लिए चाहिए होती है जिसमें बहुत डाटा, ये नाम याद करने के लिए तेरे को ट्रिक चाहिए। मान ले मैंने टोटल 150 ट्रिक लिखवा दी, फिर लास्ट में जाके उन ट्रिक को कैसे याद रखेगा? समझ नहीं रहा बात को? इतनी बार पढ़ना कि याद हो जाए। हाँ लेप्टोटीन की बात करते हैं। देख एनसीईआरटी क्या बोलती है, देख एनसीईआरटी क्या कहती है, देख पढ़ेगा तो तेरे को एक बार में याद आ जाएगी। देख मैं छोटी छोटी लाइनें कैसे पकड़ता हूं, देख यहां पे देख, तेरे को अपने आप समझ में आएगा। प्रोफेज इज अ फर्स्ट डिवीजन, टिपिकली लॉन्गर है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसके कंपैरिजन में? प्रोफेज ऑफ माइटोसिस लिखा है हमने ये। और किसके बिहेवियर पे, किस पे? क्रोमोसोम के बर्ताव के हिसाब से हमने 5 फेजेस बनाई है। मैंने यही लिखा है ना बेटा, मैंने कुछ और लिखा है? एनसीईआरटी कवर है पूरी, देख ले, देख। यस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। यस, जल्दी बनाओ। ये वाली बात कई बार भूल जाते हैं हम। ये चलो जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। लिख लिया? स्टार्ट करते हैं। लेप्टोटीन आ जाओ। देखो लेप्टोटीन को समझना है, सबसे पहले तुम्हारे पास एक नॉर्मल सेल है, मेरी तरफ देखता रहे और फटाफट से याद करेगा। ये नॉर्मल सेल है, तुझे पता है तेरे पास ये न्यूक्लियस है ऐसे, ये क्या है सर? न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर पोर भी है, ये अब बने हुए हैं। उसके बाद याद है ये क्या था? ये क्या थे? कब डबल हुए थे? एस फेज में। और यहां पर तेरे पास क्या है? ये क्रोमेटिन है। लेप्टोटीन में कुछ नहीं होता, क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम दिखने लगते हैं पर पूरी तरह से नहीं दिखते, पर दिखते हैं। यहां पर देख, ये तेरे पास न्यूक्लियस बना दिया फिर से, अभी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं टूटी है, ये अपनी जगह बने हुए हैं। ये क्या है? सेंट्रोजोम है सर। अब क्या होगा बेटा? क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है ऐसे, क्रोमेटिन क्या हो रहा है? कंडेंस होकर क्रोमोसोम जैसा बना रहा है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है? सुन ध्यान से, लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होगा? क्रोमेटिन कंडेंस होता है, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस। क्रोमेटिन क्या होने लगता है? कंडेंस होने लगता है। उससे क्या होता है? उससे क्रोमोसोम अपीयर होने लगते हैं, क्रोमोसोम स्टार्ट टू अपीयर, क्रोमोसोम अपीयर होने लगते हैं। यह बात समझ में आ रही है? क्रोमेटिन कंडेंस करने लग जाता है, क्रोमोसोम अपीयर होने लग जाते हैं। यह बात समझ में आ रही है? क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं। और ये कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, इस कंडेंसेशन को कहते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन थ्रू आउट चलती है, अकर थ्रू आउट का मतलब लगातार इस फेज में चलती रहती है, थ्रू आउट दिस फेज। तो ये मेरे पास क्या है? लेप्टोटीन है। तो लेप्टोटीन में कुछ याद नहीं करना, सिर्फ क्या याद रखना है कि भाई कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन किसकी हो रही है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन हो रही है। बस इतना बात याद रखोगे क्या? इतनी बात याद रखोगे? अब जरा आ जाओ जाइगोटीन में, जाइगोटीन में बात करते हैं।
इकट्ठे लिखेंगे दोनों को। अब देखो जाइगोटीन में क्या हुआ है। जाइगोटीन, तुमने जाइगोट शब्द पढ़ा है क्या? जाइगोट किसे कहते हैं? सर जब दो गैमेट साथ आते हैं, तो जब गैमेट साथ आते तो उसके क्रोमोसोम साथ आते हैं। तो जब जाइगोट वर्ड जो होता है वो डिप्लॉयड या जोड़े के लिए होता है। तो जाइगोटीन में क्या होगा वो समझो। ये देखो जाइगोटीन में क्या होगा, ये तुम्हारे पास सेल है, एक कोशिका है, एक और बना दी, एक और बना दी। ध्यान से देखेंगे, देखो क्या हो रहा है। ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, ये तुम्हारे पास अभी न्यूक्लियस है। ध्यान से देखना सारे। तुम्हें पता है न्यूक्लियस के बीच में ऐसे न्यूक्लियर पोर होता है। ठीक है, यहां देखो, देखना ध्यान से। ये एक क्रोमोसोम है, मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। ये क्रोमोसोम है ऐसे, ये देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके जैसा एक और है, ये एक क्रोमोसोम है, इसके जैसा एक और है, एक ये क्रोमोसोम है, इसके जैसा एक और है। हम क्या करेंगे जाइगोटीन में क्या देखेंगे, ये जो एक जैसे क्रोमोसोम है ना एक दूसरे के पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जैसे ये इसके पास आने लग जाएगा, ये वाला इसके पास आने लग जाएगा, ये वाला जोड़े बनाने लग जाएंगे। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि जैसे ये क्रोमोसोम है हमारे पास, ये क्रोमोसोम है ऐसे, तो ये आपस में क्या करेंगे बेटा, ये आपस में क्या करेंगे, जोड़े बनाने लगेंगे। देख मेरी बात समझ ध्यान से, ये आपस में जोड़े बनाने लगेंगे। मतलब क्या हुआ, ये इसके पास आने लगेगा, ये वाला इसके पास आने लगेगा, और ये वाला इसके पास आने लगेगा, ऐसे जोड़े बनने लगेंगे। तो हम क्या देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए, हम क्या पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, ध्यान सुनेंगे बच्चे, हमारे पास क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, वो स्टार्ट करेंगे पेयरिंग, स्टार्ट टू पेयर। पेयरिंग का मतलब होता है साथ आना। यस, इस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, पेयरिंग मतलब क्या है बेटा, साथ आने के प्रक्रिया को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस। क्या नाम देते हैं, साइनेप्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों साथ ला रहे हैं, अरे क्यों साथ ला रहे हैं बताऊंगा, समझो ध्यान से। ये साथ आ रहे हैं ऐसे, ये साथ आ रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, देखो थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखो मैं क्या बना रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखोगे, ये क्रोमोसोम ऐसे पेयर हो गए हैं ऐसे, ये एक जैसे क्रोमोसोम पेयर बना लेंगे ऐसे, ये समझ आ रहा है, पेयर बना लेंगे। इनके बीच में, इनको पेयर बनाने के लिए केमिकल मदद करता है, एक केमिकल होगा जो इनके बीच में इनको पेयर बनाने में मदद करेगा ऐसे। यस और नो? तो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को साइनेप्सिस कह दिया। अब क्या होगा, ड्यू टू पेयरिंग, ड्यू टू पेयरिंग हमारे पास बाइवेलेंट और टेट्राड विजिबल होंगे। ध्यान से देख बेटा, बाइवेलेंट और टेट्राड का क्या मतलब, इधर देख। जब पेयरिंग होगी तो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है बता, एक और दो, दो क्रोमोसोम है। क्रोमेटिड कितने हैं, एक दो तीन चार, चार क्रोमेटिड हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पेयर की, एक जोड़े की, तो एक जोड़े में
कितने क्रोमोसोम है सर? 2 क्रोमोसोम है। 2 क्रोमोसोम की वजह से उसको क्या बोलेंगे सर? बाइवेलेंट बोलेंगे। उसी को हम टेट्राड बोलेंगे। टेट्राड का मतलब क्या है? 4 क्रोमेटिड है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बताओ? टेट्राड का क्या मतलब है बेटा? 4 क्रोमेटिड हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राड बोल रहे हैं। सोचो तो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, साथ आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साथ आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्सिस बोलते हैं। जब ये साथ आ जाते हैं, मेरी बात सुन, ये साथ आ गए, कितने क्रोमोसोम है? 1 2। क्रोमेटिड कितने हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है, 2 क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट, और इसी को हम टेट्राड बोलेंगे। तो बाइवेलेंट और टेट्राड एक ही बात है। बाइवेलेंट का मतलब है 2 क्रोमोसोम। अब ये देख, क्या ये बाइवेलेंट है? हाँ सर ये बाइवेलेंट है। क्या ये बाइवेलेंट है? हाँ ये बाइवेलेंट है। हाँ ये टेट्राड भी है। हाँ, अब इसके बीच में ये एक केमिकल है जो इनको साथ रखता है, उसे कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम रखते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से। लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन शॉर्ट लिव्ड होते हैं थोड़े से, या आप लिख सकते हो ये उसमें दिख जाएंगे नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, विजिबल होते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप में। मतलब क्रोमोसोम साथ आ रहे हैं, ये दिख जाता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप में। लेकिन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्रोमोसोम इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, साथ आने की प्रक्रिया को कहते हैं साइनेप्सिस। उसका रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है बाइवेलेंट या टेट्राड। कितने टेट्राड दिखेंगे? ह्यूमन का सेल होगा तो कितने टेट्राड दिखेंगे ये बताओ? ह्यूमन का सेल होगा तो कितने टेट्राड दिखेंगे? सर 23 दिखेंगे। कितने दिखेंगे बेटा? टेट्राड कितने दिखेंगे? 23 दिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर समझ में आ रहा है? देख, ये देख, ये क्या है? कितने क्रोमेटिड हैं? कितने क्रोमोसोम हैं? इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये केमिकल को क्या बोलेंगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये इसको साथ रख रहा है। यस और नो? बोलो बेटा, ये इसको साथ रख रहा है। अब चाहो इसका कलर बदल लो। यहां तक समझ में आ रहा है? ह्यूमन सेल में कितने पेयर होते हैं बताओ? ह्यूमन सेल में कितने पेयर होते हैं? सर 2n इज इक्वल टू 46 होता है। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। इसीलिए 23 क्या दिखेंगे? सर बाइवेलेंट दिखेंगे। और 23 ही क्या दिखेंगे? टेट्राड दिखेंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ठीक है, आओ। इनको साथ क्यों लाए? इसलिए लेप्टोटीन देख लो, दिस इज लेप्टोटीन। यार क्या पढ़ते हो तुम लोग यार, मुझे तो दुख हो गया इस बात का। भाई मुझे एक चीज बता, एक चीज बता, ये कितने कितने जोड़े हैं?
1 2 3, 3 जोड़े हैं, तो ये 3 टेट्राड भी तो है। टेट्राड का क्या मतलब होता है? 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड को एक टेट्राड कहते हैं। इसको और इसको मिला के एक बाइवेलेंट कहते हैं। तो ये बाइवेलेंट भी है, ये टेट्राड भी है। तो एक जोड़ा, एक टेट्राड, एक बाइवेलेंट है। तो ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर। तो 23 बाइवेलेंट 23 टेट्राड नहीं बनेगा? क्या कर रहा है बेटा? हाँ, टेट्राड बाइवेलेंट। क्या? इधर देख, अब देख, इधर देख बेटा, डांट रहा हूं, कुछ और नहीं कह रहा हूं। इधर देख, ये क्या है? अब देख, यहां पे देख, अब ये क्रोमोसोम दिखने, लैप्टोटीन चल रहा है आने के लिए। देख, पेयरिंग हो गई, तो इनके बीच में कोई केमिकल है जो इसको पेयर करा रहा है। उस केमिकल का नाम क्या है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये देख, टेट्राड है ये। टेट्राड क्यों है? देख, 1 2 3 4 क्रोमेटिड हैं। कितने क्रोमोसोम है? 2। एक और एक इसके पीछे। यहां कितने क्रोमोसोम है? 1 और 2 क्रोमोसोम है, तो बाइवेलेंट। टेट्राड कैसे है? 1 2 3 4। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? आगे देख, अब ये पेयरिंग हो गई। देख ध्यान से, अब ये जीन वीन की बात हम लोग आगे करेंगे। यहां तक ठीक है? क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आ जाओ, ये पेयरिंग कर ली हमने। ये ऐसे पेयरिंग होगी। कितने क्रोमेटिड है? 1 2 3 4। अब सुनो ध्यान से, अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, पेप्टिडीन। इससे पहले देखो, लेप्टोटीन में क्या हुआ है भाई? ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। किसमें दिख रहे हैं? अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में। तो क्रोमोसोम हमें लाइट माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं, सही है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम दिखने लगे, और वो कॉम्पैक्शन चलती रहेगी कहां तक? पूरी लेप्टोटीन तक चलती रहेगी। यही लिखा हमने। क्रोमोसोम दिखने का मतलब क्रोमैटिन कंडेंस हो गया थोड़ा बहुत। दिस इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेज, जिसका नाम क्या है? जाइगोटीन। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, साथ आने लगेंगे। दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस, साथ आने को। अब ये जो क्रोमोसोम साथ आ गए हैं, ये जो क्रोमोसोम साथ आ गए हैं, साथ आने के बाद इनको क्या नाम देंगे? ये देखने में एक जैसे हैं, इनको क्या नाम देंगे? इनको नाम देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम नाम देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं बताता हूं। यहां पर मान लो कैपिटल बी जीन है, यहां पर कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है, यहां स्मॉल बी है। यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल ए होगी। यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है। मान लो व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसा। तो ये पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन होगी। अगर ये आई कलर की जीन है, आई कलर में ये ब्लैक आई की जीन है, ब्लैक आई की है, तो इसकी पैरेलल लोकेशन पर यहां पर हो सकता है ब्लू आई की हो, पर है तो आई कलर की ना जीन। ये मान लो हेयर कलर की है, तो पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? शेप एक जैसी है, पैरेलल लोकेशन पर ऐसे सेम कैरेक्टर की जीन होती है, इसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इसे क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। यस, ठीक है। अब मुझे ये चीज समझानी है। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, सुन ध्यान से। अब मुझे क्या करना है? इनको साथ लाने का पर्पस क्या था, मैं फिर बताता हूं। देख ध्यान से सुन, मेरी तरफ देख। वाई दे आर ब्रिंग टुगेदर। चाय पीनी थी, मट्ठी खानी थी, किस लिए ये साथ लाए गए? सोचो, इनको साथ क्यों लाए हम? वाई दे आर ब्रिंग टुगेदर, ऐसा क्या था कि इनको साथ लाए? ऐसा क्या था कि इनको हम साथ लाए? वाई दे आर ब्रिंग टुगेदर। अच्छा, ये वाला पूरा कर लेते हैं। देखो, पहले ये पूरा कर लेते हैं, फिर बताते हैं। द क्रोमोसोम्स आर, देखो, द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम कह दिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा कि क्रोमोसोम को साथ रखना के लिए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए। किसमें दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, से कहते हैं, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम को बाइवेलेंट और टेट्राड। ये और लिख रहा है ना भाई,
इतनी तो तुमको अंग्रेजी आती होगी, और का मतलब एक, सेम बात होती है। तो बाइवेलेंट टेट्राड एक ही बात है। और वो जो 7 आ गए क्रोमोसोम, उनको कह रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है, 7 क्यों लाए? वाई दे आर टुगेदर? ऐसा क्या था जो हम चाह रहे थे कि 7 आए? बताता हूं, ये देख पहले। ध्यान से देखियो, मेरी तरफ देखियो, ध्यान से मेरी तरफ देख। वाई दे आर, इधर देखियो, यहां मान ले ए जीन होगी, तो यहां भी ए होगी क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड है। यहां स्मॉल ए होगी, यहां स्मॉल बी होगी, सॉरी, यहां स्मॉल ए होगी। यहां कैपिटल बी है तो यहां क्या होगी? कैपिटल बी। यहां क्या होगी? स्मॉल बी, तो यहां क्या होगी? स्मॉल बी। अगर मैं इसकी मियोसिस 1 करता हूं, ध्यान से सुनियो, ध्यान से देखियो, मैं यहां मियोसिस 1 कर रहा हूं। मियोसिस 1 में क्या करते हैं? इनको अलग अलग उसमें भेज देते हैं सेल में। एक सेल में ये चला जाएगा, एक सेल में ये चला गया, ठीक है। मियोसिस 2 में मैंने क्या किया? मियोसिस 2 में मैंने इनको बीच में से डिवाइड कर दिया। मैं जो बताऊंगा ध्यान से सुनियो। मियोसिस 1 में क्या किया मैंने? ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम इसमें चला गया और एक क्रोमोसोम इसमें चला गया। मान लो ये नंबर 2 था, तो यहां एक एक रह गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले बता। ये कब किया मैंने? मियोसिस 1 में किया। ये मियोसिस 1 में किया, ठीक है। मियोसिस 2 में क्या किया? इनको आपस में अलग कर दिया, सिस्टर क्रोमेटिड को, इनको आपस में अलग कर दिया। ध्यान से देख, इनको आपस में अलग कर दिया। यहां क्या जीन थी? ए के साथ क्या थी? बी। यहां क्या थी? ए के साथ बी। तो यहां क्या जीन आ गई सर? ए आ गई, यहां बी आ गई, यहां ए आ गई, यहां बी आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मियोसिस 2 करा है, ये मियोसिस 1 करा है। अब यहां पर देख ध्यान से, यहां कौन सी जीन थी सर? स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, सही है। तो यहां क्या जीन आ गई? स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहां आ गई स्मॉल ए स्मॉल बी। ये दोनों सेल एक दूसरे के जैसे हैं, ये वाले दोनों। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से सुन, मैं अगर इनको क्या करूं, इनको कुछ ऐसा कर दूं, ये देखियो, ऐसा कुछ कर दूं, तो मैंने क्या किया? सुन ध्यान से, ये ए है, ये रहा, ये बी है। मैंने क्या किया? ये हिस्सा एक्सचेंज कर दिया आपस में। तो यहां पर क्या आ गया बता? यहां क्या आ गया सर? यहां स्मॉल बी आ गया। यहां क्या आ गया? कैपिटल बी आ गया। यहां क्या आ गया? स्मॉल बी आ गया। और यहां पर कैसे आएगा? कैपिटल ए, यहां स्मॉल ए, यहां स्मॉल ए। अब जरा इसकी मियोसिस 1 कर, अब कर मियोसिस 1, देख ध्यान से। ये देख, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए। मियोसिस 2 में क्या करते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड अलग करते हैं, कर दे। ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या है?
ए के साथ क्या आ गया बता, देख देख इधर, ये वाला रेड वाला मैंने ले लिया, तो यहां पर क्या है देख, स्मॉल ए के साथ क्या लिख दूं, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, और यहां स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। अब यहां देख क्या लिख रहा हूं मैं, यहां देख क्या लिख रहा हूं, यहां अलग करा था ना मैंने ये चीज, देख क्या कर रहा हूं यहां पे मैं, इसको अलग किया, तो एक तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, तो क्या ये दोनों की जीन अलग अलग नहीं हो गई, ये करना है हमने। किसको समझ में आया, उल्टा है, अजीब हाल है यार तुम्हारा, तुम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो कुछ बच्चे तो। चलो ठीक करते हैं इसको, क्या हो किया है हमने, येलो पे जो जीन थी वो उस पे लिख दी है, कोई बात नहीं, समझने वाले समझदार हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं, कर देते हैं तुम्हारे हिसाब से कर देते हैं। देख भाई, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, ठीक है, ले आ जा, यहाँ क्या है, ए और यहाँ बी, यहाँ क्या है, ए यहाँ बी, ए यहाँ बी, तो ये दोनों सेल सेम बने हैं, पर क्या यहां ऐसा हुआ है मुझे बता, यहां क्या हुआ है, यहां अलग बने कि नहीं, ये नॉन आइडेंटिकल है, ये नॉन आइडेंटिकल है, इसे ही वेरिएशन कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वेरिएशन। ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इसका ये हिस्सा एक्सचेंज क्यों कर पाया, क्योंकि साथ लाया। तो मैं जो तुम्हें ये सिखा रहा हूं ना, प्रोफेज वन की जो ये सारी स्टेजेस हैं, इनका एकमात्र पर्पस ये है कि क्रोमोसोम को साथ लाओ, और उनके जो ये देख, ये वाले क्रोमोसोम की ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, इन दोनों को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज करना। तो जो प्रोफेज वन में ये 5 स्टेजेस है, इनका सिर्फ एक पर्पस है, क्रोमोसोम को होमोलोगस पेयर को साथ लाओ, उनके बीच में जीन एक्सचेंज कर लो। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा वेरिएशन आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर, आ जाओ, नोट करो जो लिख रहे थे, चलो नोट करना शुरू करो, यहां तक लिखना बेटा। इसमें हमने क्या है, इसमें हमने करी है नो क्रॉसिंग ओवर, जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना पैकेटीन में वो यही है, और यहां करी है हमने क्रॉसिंग ओवर। इन दोनों को क्या बोलते हैं, दिस इज सिस्टर क्रोमेटिड, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। किसके बीच में एक्सचेंज हुआ, इनके बीच में, इनको क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। सर लिखने का टाइम दो, बिल्कुल दे रहा हूं, कोई फर्जी कमेंट ना करे कि सर आगे आगे बढ़ो, लिखने का टाइम दे रहा हूं, 2-3 मिनट ध्यान से लिखेंगे सारे बच्चे। आ जाओ, लेप्टोटीन से स्टार्ट करेंगे लिखना, चलो स्टार्ट करो लिखना। इरम बेटा पढ़ाने दे बच्चे, है ना, हाँ लिखो, लिखो जल्दी से, लेप्टोटीन लिखो, लेप्टोटीन में मेन फेज है कंडेंस होना, चलो लिखना स्टार्ट करो जल्दी, फास्ट लिखना स्टार्ट करो बेटा।
हो गया, जल्दी बताओ। लिखो जाइगोटिन, चलो जाइगोटिन लिखो। हो गया बेटा। बाईवेलेंट टेट्राड में कंफ्यूजन है तो दो दो झापड़ खा मेरे से, तब तेरे को समझ में आएगा। अब तुझे बाईवेलेंट टेट्राड समझ ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं बता यार। रुक 1 मिनट। हाँ सर, डंडा लेने गए हैं, डंडे से पिटाई करेंगे। इधर देख, मेरी तरफ देख। ये एक क्रोमोसोम है, ये G1 फेज का है, ये इसका होमोलोगस पेयर है। G2 में क्या होगा, कॉपी बन जाएगी, दो दो क्रोमेटिड हो गए। अब ये और ये पेयर है, ये 7 आ गए, साइनेप्सिस हो गई। कितने क्रोमेटिड हैं, ये क्रोमोसोम कितने, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। क्रोमोसोम कितने हैं, 2। तो 2 क्रोमोसोम का नाम है बाईवेलेंट। क्रोमेटिड कितने, 1 2 3 4 क्रोमेटिड है, इसको टेट्राड बोल रहे हैं। तो एक जोड़े क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमोसोम है। चाहे उसे बाईवेलेंट कब बोलेगा, जब क्रोमोसोम को लेगा। क्रोमेटिड को लेगा तो टेट्राड बोलेगा। अब क्या करूं बता। बता बेटा, बता बता। अब ये लिख फटाफट से। इनको साथ क्यों लाए थे, सुन इधर देख। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, जो जीन इस पर है वही जीन इस पर है, जो जीन इस पर है वही जीन इस पर है। अब सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल होता है, ये और ये आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है। ठीक है, होमोलोगस का मतलब शेप एक जैसी है। इनको साथ क्यों लाए थे, ताकि इसका कुछ हिस्सा इस पर जा सके और इसका कुछ हिस्सा इस पे जा सके। तो साथ कौन से फेज में लाए हो, जाइगोटीन में। साथ लाने के प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। साथ आने के बाद इस जोड़े को कहते हैं बाईवेलेंट, या जोड़े का एक और नाम है टेट्राड। इनको जोड़ के कौन रखता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, केमिकल है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब इस पे आओ, ये ड्रॉ करो। हम किसके बीच में एक्सचेंज करेंगे, साथ क्यों लाए थे, ताकि हम क्यों लाए थे बेटा, पेयरिंग। रीजन क्या है पेयरिंग की, रीजन ऑफ पेयरिंग, क्रोमोसोम को साथ क्यों लाए थे, सो दैट हम जीन्स एक्सचेंज कर सकें। किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसका, ऑफ होमोलोगस पेयर।
होमोलोगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन एक्सचेंज करना है, इसलिए 7 लाए। विनोद मैं बात करूंगा बेटा। यार लेप्टोटीन में जाइगोटीन में क्रॉसिंग ओवर नहीं कराई, ये होगा पैकेटीन में, पर मैं तुझे समझा रहा हूं 7 क्यों लाया था, पैकेटीन बताने जा रहा हूं, अब पैकेटीन बताने जा रहा हूं, उसमें क्रॉसिंग ओवर कराऊंगा। पैकेटीन क्या होता है सुन लो ध्यान से, जो पेयर्ड क्रोमोसोम है जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स्ड क्रोमोसोम या बाइवेलेंट है या टेट्राड है, उनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर। उससे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, साइनेप्सिस फॉर्म होगा कब, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बाइवेलेंट फॉर्म हुआ है कब, जाइगोटीन में। कब हुआ है, जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल होगा पैकेटीन में। बहुत अच्छे से पास आ चुके हैं तो क्लियरली विजिबल होगा किसमें, पैकेटीन में। तो ये हमने क्या लिख दिया बेटा, ये हमने पैकेटीन लिख दिया, ये हमने क्या लिख दिया, पैकेटीन लिख दिया। तो बाइवेलेंट, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान सुन, बाइवेलेंट बनेगा जाइगोटीन में, अच्छे से दिखेगा पैकेटीन में। अब ये देख, मेरी बात सुन, मेरी तरफ देखियो, ये तेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये तेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इनके क्या हैं, ये दोनों कौन से क्रोमेटिड हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, यस और नो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, यस। अब ये क्या करते हैं, आपस में ऐसे लपेट जाते हैं, ऐसे। ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाले जहां पर ये क्रॉस हुआ है, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनके बीच में जीन एक्सचेंज हो जाती है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कह रहे थे। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो गए, जुड़े रहते हैं ये। तो ये मेरे पास क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब इसका ये पार्ट यहां चला गया, इसका ये पार्ट यहां चला गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये हो रहा है। इसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए, और इससे मेरे पास क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। मेरी बात समझो ध्यान से, ये क्या है बेटा, ये होमोलोगस पेयर है, क्या है ये, होमोलोगस पेयर है, यस, क्लियर है, ये होमोलोगस पेयर है। इन्होंने आपस में ऐसे इनकी ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में लपेट गए, तो उन्होंने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना दिया। फिर कुछ हिस्सा आपस में एक्सचेंज हो गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया क्रॉसिंग ओवर। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, कौन सा, रिकॉम्बिनेज, क्योंकि नई कॉम्बिनेशन बन रही है। यही चीज मैं यहां दिखा रहा था आपको, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना बेटा,
ये वाला जो डायग्राम है ये कब है, ये कब हुआ है, क्रॉसिंग ओवर पे हुआ है, और ये कब हुआ है, पैकेटीन में। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो ये वाला और ये वाला सेम आएगा, ये वाला सेम आएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो चार अलग अलग तरह के सेल बनते हैं। यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। वेरिएशन लाने के लिए हम इसका कुछ हिस्सा और इसका कुछ हिस्सा आपस में एक्सचेंज करेंगे। उससे पहले इनकी आर्म्स ऐसे लपट जाती हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। नोड्यूल का मतलब जहां कांटेक्ट में आ गया। फिर क्या होगा, फिर ये हिस्सा आपस में एक्सचेंज होगा जिसे क्रॉसिंग ओवर होंगे। क्या ये अलग हो गए? नहीं, अभी जुड़े हुए हैं। अभी यहां पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, इसको जोड़े हुआ है बेटा, इनको आपस में जोड़े हुआ है, वो है। तो पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। और उसमें कौन सा एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम चाहिए। और यही रीजन था प्रूफ। मेरी बात सुन, हमने कहा कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 सेल 2 बार डिवाइड करेगा, कर दो, क्यों परेशान हो रहे हो। प्रोफेज 1 में ये इतनी सारी स्टेज क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि क्रोमोसोम को साथ लाएं और उनके क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज कर दें। उससे क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे। पहले बात सुन ध्यान से, यहां पर इसकी जीन और इसकी जीन सेम है, लेकिन क्या यहां पर इसकी और इसकी जीन सेम है? नहीं। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो गए, क्या हो गए, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल हो गए। नोट करो जल्दी से, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल हो गए। क्लियर है? आर्म्स अभी भी जुड़ी हुई है, लिंकेज नहीं पढ़ना बेटा। साइनेप्स का मतलब होता है साथ आए हुए, साइनेप्स का मतलब प्रोसेस इज साइनेप्सिस। उससे जो साथ आ गए क्रोमोसोम उन्हें कहेंगे साइनेप्स्ड क्रोमोसोम, या बाइवेलेंट या टेट्राड। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर, ये नॉन सिस्टर, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया। तो अब सिस्टर क्रोमेटिड जीन सेम नहीं है, क्योंकि इसमें किसकी जीन आ गई, इसकी आ गई। समझ आ रहा है? बाइवेलेंट बेटा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम नंबर का हाफ होता है। क्या क्रॉसिंग ओवर करना जरूरी है? मैं कह रहा हूं टोटल तेरे पास कितने क्रोमोसोम है, कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े। किसी एक में भी हो जाएगी तो सेल अलग हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर करते हैं बेटा, होता है। जल्दी लिखो, जल्दी करो, फिर डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस बताना है। जल्दी नोट करो बेटा। हो गया, जल्दी बताओ। लिख लिया? ये देखो, देखो क्या कर रहे हैं। देखो, पहली 2 स्टेजेस जो थी वो शॉर्ट लिव्ड होती। किसकी बात कर रहे हैं, लेप्टोटीन और जाइगोटीन की, पैकेटीन के कंपैरिजन में। ड्यूरिंग पैकेटीन 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर। मतलब हमारे पास क्रोमेटिड जो है आसानी से दिखने, मैंने कहा ना क्लियरली विजिबल होगा। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेंगे, जो क्या है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है।
किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, मेडिएटेड मतलब एंजाइम की मदद से होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। मतलब क्या होगा? जो जैसे ये जेनेटिकली सेम थे ना भाई, ये और ये सेम थे सिस्टर क्रोमेटिड, अब इनके बीच में क्या हो गया? इनके बीच में हमारे पास कुछ नया कॉम्बिनेशन बन गया। यस, नया कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गया। ये देख रहे हो, ऐसा कुछ हो गया, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है बेटा कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। तो जो रिकॉम्बिनेशन थी, मतलब क्रॉसिंग ओवर थी, वो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट हो जाएगा पैकेटिन में। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब जहां पर क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये देख, यहां पर क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर है इस पॉइंट पर, यहां पर ये जुड़े रहेंगे, बाकी जगह से हट सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनको साथ लाया, इनको ऐसे लपेट दिया, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये सिस्टर क्रोमेटिड पैकेटीन में अच्छे से दिख रहे थे, जाइगोटीन में दिख रहे थे, पर पैकेटीन में ज्यादा अच्छे से दिख रहे थे। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, फिर इनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। एंजाइम चाहिए रिकॉम्बिनेज, बस। यस, क्लियरली विजिबल मतलब ये अच्छे से दिख रहे होंगे। आगे चलेंगे, अब बात करते हैं डिप्लोटिंग। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, इनको हम साथ क्यों लाए थे? तुम्हारे पास ये सेल है, देख बेटा, सिचुएशन अभी यही है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ध्यान से देखियो, ये क्रोमोसोम है, ये अभी भी एक दूसरे के पास हैं। ये दिख रहा है क्रॉसिंग ओवर हो गई है, इसके बीच में ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये दिख रहा है, देख ध्यान से। अब ये देखो, ध्यान से सुनना, काम हो गया हमारा जो करना था, ये एक्सचेंज हो चुका है आपस में, आंसर हो गया। अब इसको डिसॉल्व करो, किसको डिसॉल्व करोगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को, उससे ये क्रोमोसोम एक दूसरे से हल्का हल्का दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप किसको डिसॉल्व करोगे? इसको, ये बीच में जो है, आप किसको डिसॉल्व कर रहे हो? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व कर दो। तो सबसे पहली चीज डिप्लोटीन में क्या होगी बेटा? क्या होगी? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट टू डिसॉल्व, वो डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिसोल्यूशन। भाई इन दोनों को साथ कौन रखे हुआ है? साइनेप्टोनीमल। जब वो डिसॉल्व करेगा तो ये हल्का दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या होगा? जो क्रोमोसोम, कौन से वाले? ऑफ होमोलोगस पेयर, स्टार्ट टू मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से क्या करेंगे बेटा? दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ऐसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा बेटा? नाउ क्रोमोसोम फाउंड टू अटैच एट लोकेशन, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। अपीयर, मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर देखना सारे बच्चे। मान लो ये क्रोमोसोम था,
ये इसका वो आर्म्स एक्सचेंज हो रखी थी, अब ये था ऐसे। अब क्योंकि इसके बीच में क्या था, ये सर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, अब मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो डिसॉल्व करने के बाद जब ये हल्का सा दूर जाएंगे तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहीं पर ये अटैच दिखेंगे ऐसे, वहीं पर ये अटैच दिखेंगे बेटा ऐसे, ऐसे। समझ? मतलब पहले ये क्या थे, ये सब जगह अटैच दिख रहे थे, देख ये और ये पूरी जगह अटैच थे। इसकी वजह से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की के डिसॉल्व होने से ये दोनों हल्का हल्का दूर गए, तो जहां पर अटका हुआ है वहीं पर दिखेगा ना। मेरी बात सुन, पहले ये चिपके हुए थे तो पता नहीं चल रहा था कहां क्रॉसिंग ओवर हुई है, जब ये थोड़ा दूर गए तो सिर्फ वहां अटके रह गए जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो एनसीईआरटी कहती है कि क्या होगा, अटैच एट लोकेशन, एक लोकेशन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। कहां अटैच मिलेंगे मुझे, जहां पर क्या हुई है बेटा, एट लोकेशन ऑफ क्रॉस ओवर, लोकेशन ऑफ क्रॉस ओवर, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पास पास जुड़े हुए हैं ऐसे। किसकी वजह से, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। जब वो कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गए तो दूर जाने लगे, लेकिन कहां अटैच मिलेंगे, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी। उसकी वजह से क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अ क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, उसको हम नाम देते हैं कियाज्मेटा। क्या नाम देते हैं, कियाज्मेटा। ये दिखने लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए डिप्लोटीन में क्या होगा, सबसे पहले साइनेप्टोनीमल डिसॉल्व होगा, याद हो जाएगा। साइनेप्टोनीमल क्या होगा सर, डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई, अब क्या होगा, अब सर क्रोमोसोम हल्का सा मूव करेंगे, स्टार्ट टू मूव अवे। तो अगर नीट में क्वेश्चन पूछे कौन से फेज में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी में। फिर क्या होगा, कियाज्मेटा दिखेगा, चियाज्मेटा, चियाज्मेटा दिखेगा। ये तीन चीजें होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, आपको मैं बताता हूं, और अगर आप सुनेंगे तो आपको याद भी होगा। ह्यूमन में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं मेल की, मेल में गोनेट्स, टेस्टिस के अंदर मियोसिस स्टार्ट होती है जब प्यूबर्टी आती है, 13 साल 12 साल की एज आती है, तब मियोसिस स्टार्ट होती है, स्पर्म बनने स्टार्ट होते हैं। फीमेल में ओवम बनना, जब फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ, मतलब जन्म होने से पहले फीमेल अभी मदर के पेट में है, वूम्ब में है, वहां स्टार्ट हो जाती है उस फीमेल की ओवरी में। मतलब जिस फीमेल का बर्थ नहीं हुआ वहां oogenesis स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो मियोसिस प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में जाकर रुक जाती है। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जिस फीमेल का अभी जन्म नहीं हुआ, फीटस स्टेज में है, उस फीमेल की ओवरी में मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जाकर डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाती है। तो मैं इस चीज को नोट में लिख सकता हूं कि इन सम मैमल्स oocyte अरेस्ट इन डिप्लोटीन। और जब प्यूबर्टी आती है तो आगे होगा, मतलब जब उस फीमेल का बर्थ हो जाएगा और 12 साल 11 साल 13 साल की एज आएगी, तब हमारे पास मियोसिस आगे चलेगी। समझ में आया, समझ में आया बेटा। प्रोसेस, अब इसका रीजन तो नहीं बना सकते। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है डिप्लोटीन में, और क्या है, क्रोमोसोम हल्का सा दूर मूव करेंगे, उससे क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, दिस इज क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कैजमेटा दिखेगा। क्या दिखेगा, कैजमेटा। अगर आपसे पूछे कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन, लैप्टोटीन, पेयरिंग साइनेप्सिस, जाइगोटीन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जाइगोटीन, टेट्राड बाइवेलेंट, जाइगोटीन, क्लियरली बाइवेलेंट विजिबल, पैकेटीन, क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेस, पैकेटीन, डेसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिप्लोटीन, क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव अवे हल्का सा, डिप्लोटीन, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, डिप्लोटीन। याद कर, यस, प्राइमरी oocyte इन प्राइमरी फॉलिकल, यस। फेज 1 ऑफ मियोसिस 1 लिखा है ना बेटा, तो ये प्रोफेज 1 की तो बात कर रहे हैं।
नोट कर जल्दी से। ये देख, डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और टेंडेंसी क्रोमोसोम क्या करेंगे, रिकंबाइन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, और उससे क्या होगा, एक्सेप्ट एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां क्रॉसिंग हो रही है उसको छोड़कर बाकी जगह से दूर जा रहे हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको कहेंगे कियास्मेटा। और ऊसाइट देख रहा है, ऊसाइट ऑफ वर्टिब्रेट मैमल्स डिप्लोटीन में लास्ट फॉर ईयर्स, मंथ्स टू ईयर्स, मतलब अरेस्ट हो जाता है। नोट करो इसे। डायकाइनेसिस बताएंगे, जल्दी करो। हाँ, डायकाइनेसिस लास्ट, उसके बाद छुट्टी दे देंगे, फिर कल बचा हुआ करा के चैप्टर खत्म, और इस वीक में चैप्टर फिनिश हो गया, उसके साथ आपको क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन आज भी शाम में भी डाल सकते हैं और कल भी डाल सकते हैं। इस वीक में पूरा चैप्टर खत्म करना आपने हर हालत में। यार फोन गिर गया, चलो करें लास्ट, लास्ट करें बेटा। बच्चे तुम्हें असाइनमेंट बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा मैं 2-4 की, ध्यान रखना, मेहनत करके पढ़ाई करो। पढ़ाई के प्रोसेस है एक पूरा। डायकाइनेसिस देख, डायकाइनेसिस में क्या होगा सुन ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। इसका क्या मतलब है भाई, देखो ये क्रोमोसोम थे, ये सिर्फ कहां अटैच हैं आपको पता है, इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर पे। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, कैजमेटा। यहीं पर क्या हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। अब क्या कर रहा हूं, मेरी तरफ देख, ये क्रॉस है ऐसे, अगर मैं दोनों हाथ को पीछे खींचूं तो ये एंड पर आ गया, ये अभी बीच में है, एंड पर आ गया। तो ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जाएंगे हल्का हल्का, तो ये आपको दिखेगा ये एंड पर आ गया ऐसे, यहां पर। तो इसको हमने क्या बोला है, टर्मिनलाइजेशन। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। दूसरी चीज, डायकाइनेसिस में रेस्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ प्रोफेज होंगे, प्रोफेज अकर। मतलब आपको अगर ध्यान से देखो, रेस्ट ऑफ द चेंजेस का क्या मतलब है, ये देख, ये तेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब तुझे पता है कि क्रोमोसोम एक दूसरे से थोड़ा सा एकदम टर्मिनल पॉइंट पर ऐसे अटैच है, ये दिख रहा है ऐसे। अब क्या होगा, जो बचे हुए चेंजेस हैं, क्या क्या थे भाई बचे हुए, इसको अपोजिट पोल पे मूव कर दूं, इसको यहां मूव कर देता हूं, तो सबसे पहला चेंज क्या लिखूंगा, सेंट्रोजोम, प्रोफेज 1 कंप्लीट करना है, सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल। जो माइटोसिस का बचा हुआ पार्ट था ना प्रोफेज का, वो करो, उससे स्पिंडल आएंगे, स्पिंडल फाइबर अराइज, स्पिंडल फाइबर आने दो। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, इससे स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, इसमें क्या होगा, ईआर, गोल्जी,
न्यूक्लियोलस इसको डिसअपियर कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी ब्रेक कर दो, डिसइंटीग्रेट कर दो, मतलब तोड़ दो। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट गई। तो जो भी मेरे पास नॉर्मल प्रोफेज में होते हैं उसको मैं डायकाइनेसिस में कंप्लीट करूंगा। मैं किस में कंप्लीट करूंगा? डायकाइनेसिस में। क्या? सेंट्रोसोम अपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो गया, और क्रोमोसोम फुली कंडेंस यहीं हो जाते हैं। प्रोफे उसमें तो मेटाफेज में होते थे, यहां पर क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? फुली कंडेंस यहीं हो जाते हैं। किसमें? डायकाइनेसिस में। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि उसमें मेटाफेज में होते थे। उसमें किस में होते थे बेटा? मेटाफेज में होते थे। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं चित्र, ये देखो, यहां पर देखो क्या कह रहे हैं बेटा, यहां पर कह रहे हैं इट इज फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस, यस यस, और स्पिंडल फाइबर आने लगेंगे। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक कर जाएगी, और एक तरीके से डायकाइनेसिस को ही ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 कहते हैं। मतलब एक तरीके से डायकाइनेसिस एक ऐसा फेज है जो प्रोफेज 1 का एंड है और दूसरे का स्टार्टिंग है। यस, यहां पर देख रहे हो कंडेंसेशन पूरी हो गई है, जबकि उसमें माइटोसिस में मेटाफेज में होती थी। क्लियर है? क्लियर है? ये देखो क्रॉसिंग ओवर, ये गैमेट्स बनने के लिए चाहिए। अब देखो प्रोफेज 1 में के बाद ये देख रहे हो, अब क्या होगा? मेटाफेज 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पे हम कल पढ़ेंगे। यस, यहां तक ठीक है? डन है? तो यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा कल, और मैंने लगभग ये कंप्लीट कर दिया कल, ज्यादा नहीं, 1 घंटे में इसको पूरा करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो कल लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है? क्लियर है? और इसका डोपा बेटा आज तो नहीं दूंगा मैं। ठीक है, आज डोपा नहीं दूंगा मैं, असाइनमेंट भेज दूंगा। आज आप यहां तक इसको याद करके रखो, कल यहीं से उठाएंगे इसको। ठीक है? कल खत्म, और चैप्टर खत्म, वीक खत्म। नोट्स डाल दीजिएगा, अभी डाल रहा हूं। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही हम लोग कोशिश करें कि वीक में चैप्टर खत्म हो जाए करे। हाँ, कंबाइन करते हैं। हाँ, ये बेस्ट तरीका है। अगर चैप्टर आपका ऐसा है जो 1 वीक में खत्म हो सकता है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, कभी ऐसा होगा कि मैं संडे एक्स्ट्रा लेकर भी खत्म करूंगा। रीजन क्या है? उस वीक के साथ चीज खत्म हो जाएगी, पूरे वीक में टाइम निकालो, शाम में सॉल्व करो उसे। यस, यस।